हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है और ये 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है। ये वीडियो का पार्ट 3 है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है टैट, टीजीटी और अनदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है। इकोनॉमिक्स में वक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, चाहे लॉरेंस वक्र हो, फिलिप्स वक्र हो या लेफर वक्र हो, एंजल वक्र हो, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन्हें धीरे धीरे के करके हम सबको डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने फिलिप्स वक्र के बारे में डिस्कस किया था कि फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। फिलिप्स जो कर्व है, जो वक्र है, वह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच नकारात्मक संबंध को दर्शाता है। ओके, तो अब लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? यह आय के वितरण को दर्शाता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। सबसे पहले 1905 में लॉरेंस वक्र को मैक्स लॉरेंस ने विकसित किया। इन्हीं के नाम पे से लॉरेंस नाम दिया गया। लॉरेंस वक्र के द्वारा अर्थव्यवस्था में आय के वितरण को दर्शाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लॉरेंस वक्र क्या करता है, यह अर्थव्यवस्था में आय के वितरण को दर्शाता है। इसे हम पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहते हैं। या सिंपल शब्दों में हम समझें तो समाज में जो आय का आर्थिक वितरण व आर्थिक विषमता है उसको यह दर्शाता है। ओके, वहाँ नेक्स्ट है, भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? ये हैं 19। पहले ये 20 थे। अगर पूछा जाए कि पहले राष्ट्रीयकृत बैंक कितने थे तो पहले 20 थे, लेकिन वर्तमान में अब 19 हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 6 बैंकों का किया गया। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो उस टाइम कितने बैंक थे? तो उस टाइम 14 थे। और दूसरी बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसमें 6 बैंक थे। ओके, तो 14 और 6 हो गए 20। लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी संख्या कितनी है? 19 है। तो 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको पंजाब नेशनल बैंक में उसका विलय कर दिया गया। और उसके साथ ही जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो 20 से घटाकर 19 रह गई। तो अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि पहले कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे तो 20 थे और वर्तमान में 19। ओके, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोट छापने वाला प्रेस कहाँ पे है? यह है नासिक, महाराष्ट्र में। यहाँ पर 10, 50, 100, 500, 2000 रुपये तक के नोट छपते हैं। नासिक, महाराष्ट्र में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अधिकतर राज्यों में वैट कब लागू किया गया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। 1 अप्रैल 2005 में 2005 में जो वैट है वो सभी राज्यों में लगभग लागू कर दिया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले जो वैट है उसे कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। हिंदी में इसे मूल्य वर्धित कर या वस्तु और सेवा कर भी कहते हैं। यह किस तरह का कर है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि वैट जो है ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। वैट किसी भी देश की GDP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वस्तु के उत्पाद से लेकर बिक्री तक हर पड़ाव में वैट लगाया जाता है। और वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ओके, आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर भी
जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर भी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन जो बिक्री कर है यह अप्रत्यक्ष कर है। और ये चारों ही केंद्र सरकार के कर हैं, लेकिन ये जो बिक्री कर है वह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है और बाकी तीनों केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? NSSO जो है ये भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भी कहते हैं। यह बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा के नोटों के पीछे कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 17 भाषाएं लिखी होती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ओके, भारतीय नोटों पर 17 भाषाएं होती हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा नोटों पर कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, असम, कोंकणी, मराठी, गुजराती और बंगाली भाषा का प्रयोग होता है। 10, 20, 50 रुपये के साथ साथ दूसरे नोटों पर भी 17 भाषाएं इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने, मतलब 2021 में केंद्र सरकार ने नोट पर अंकित होने वाले वाक्यों को 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में लिखने का निर्देश जारी किया है। इसलिए अब जल्द ही नोटों पर 22 भाषाओं को जगह मिल सकेगी। आने वाले जो नोट होंगे शायद उनमें अब 22 भाषाओं को जगह मिल जाएगी। ये केंद्र सरकार ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कितनी भाषाएं हैं? 17 भाषाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा जो है ये कब से कब तक होता है? ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। केंद्र सरकार का जो वित्तीय वर्ष है, जो लेखा वर्ष है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। लेकिन RBI का जो है ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। लेकिन कब तक होता था? यह 2021 तक होता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च 2021 के बाद इसे अब चेंज कर दिया गया। और अब जो है, जैसे जो हमारा केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष है, वैसे ही अब यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है RBI का जो लेखा वर्ष है वो होगा। लेकिन अब तक, मतलब 2021 तक, मार्च 2021 तक यह 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। लेकिन जो इस साल का जो लेखा वर्ष था वो 9 महीने का ही हुआ। यह मार्च तक ही हुआ। अप्रैल, मई, जून मतलब 3 महीने इसको कट कर दिया गया और इसको मार्च तक ही रखा गया था, 9 महीने तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व का लेखा वर्ष कब तक होता था, तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। और कब तक होता है, तो अब इसको चेंज कर दिया है और अब यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, आगे 2021 से 2022 तक। ओके, नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की स्थिति में सबसे अधिक लाभ किसे होगा? महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की स्थिति में सबसे अधिक लाभ उद्योगपतियों को होगा। नेक्स्ट है, मुद्रा का अवमूल्यन संबंधित है। मुद्रा का अवमूल्यन प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा। अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन। और अवमूल्यन क्या होता है? जब विदेशी मुद्रा की तुलना में जो घरेलू जो मुद्रा है उसका मूल्य घटा दिया जाए, जानबूझ के घटा दिया जाए ताकि निवेश बढ़े, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। तो मुद्रा का अवमूल्यन मतलब मुद्रा का घटाव किससे संबंधित है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट से। अवमूल्यन का मतलब ये है घटाना, मतलब अपनी जो घरेलू मुद्रा है उसका दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में उसको कम कर देना। ओके, नेक्स्ट है,
भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखा किस देश में है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। ओके, नेक्स्ट है एटीएम में टी का क्या अर्थ है? एटीएम में टी का अर्थ है टेलर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन या हिंदी में इसे स्वचालित गणक मशीन भी कहते हैं। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, होल इन द वॉल जैसे नामों से भी जाना जाता है यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में इसे एटीएम ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी और 2005 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया। बाजार पूंजीकरण के आधार पर यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है और यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तब इस वस्तु की कीमत घटती है। ओके, ये इसका आंसर था। आगे हम समझेंगे कि मांग का नियम क्या है। मांग और मूल्य के संबंध को ही मांग का नियम कहा जाता है। मतलब डिमांड और प्राइस के बीच में जो संबंध है उसे ही मांग का नियम कहा जाता है। मांग का नियम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो इसे हमें ध्यान से समझना है। मांग का नियम का मतलब है डिमांड और प्राइस के बीच में संबंध। वस्तुओं की अधिक मात्रा और उसके मूल्यों में कमी होने चाहिए ताकि उस वस्तु के क्रेता अधिक हो सकें। दूसरे शब्दों में मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन अब हम इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं कि मांग का नियम क्या है। एक तरफ है प्राइस और एक तरफ है डिमांड। ओके, अगर जो प्राइस है किसी वस्तु का, जो कीमत है किसी वस्तु की, अगर वह क्या होगा, ज़्यादा होगी, किसी वस्तु की अगर कीमत ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। और अगर किसी वस्तु का जो कीमत है वो कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। मतलब अगर कोई वस्तु की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी मांग कम हो गया। उदाहरण से अगर हम समझें तो मान लो कि बाज़ार में अगर प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा है तो उसकी मांग कम होगी क्योंकि लोग उसको कम खरीदेंगे। और अगर प्याज की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। मांग का नियम जो है प्राइस और डिमांड से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा, कीमत ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम होगी क्योंकि उसको लोग कम खरीदेंगे। और अगर किसी चीज़ की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि उसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ओके, नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स या बृहत अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह रागनेर फ्रिस्क ने सर्वप्रथम किया था और ये किया था इसने 1933 में। ओके, नेक्स्ट है ग्रामीण भारत से गरीबी दूर करने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ऊपर लिखित सभी जो हैं ये गरीबी को दूर करने हेतु कार्यक्रम चलाए गए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।